चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग डेली बेसिस पर इस समय लाइव आते हैं और साइंस के 40 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी 9 बजा है, हम लोग 10 सवा 10 बजे तक में 40 क्वेश्चन टोटली देखेंगे। आप सभी लोग मेरे भाई लाइव आ जाइए। उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज आपका सेट तीसरा आपका डिस्कशन होना है। तो चलिए तीसरे सेट के डिस्कशन की हम बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन के आंसर्स आप सभी लोग करके बताइएगा। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक भी करना है। जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक करो। सर मुझे नहीं देखे। गौरी जी, इट्स गौरी, आपको भी देख रहे हैं? आपको भी देख रहे हैं गौरी जी? एक बार जल्दी से बताएंगे मेरी आवाज जा रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? आप सभी लोग मस्त हैं? राजकुमार जी, पूनम कुमारी, हेलो सर। रेक्टिलिनियर मोशन, वाह क्या बात है। नियुक्ति इज द बेस्ट आई हैव एवर सीन। हर्षवर्धन कह रहे हैं कि नियुक्ति बैच की तो क्लासेस मेरे भाई अपने आप में अलग ही होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। उस क्लासेस में तो हम आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शंस भी हमारे नियुक्ति बैच से ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग लेकिन सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं। ऑल विज वेल। नेहा युधिवंशी जी नमस्ते सभी लोगों को, गुड इवनिंग। मेरा भी नाम लीजिए। इंग्लिश बेसिक क्लासेस आपका नाम है क्या? आपका भी नाम ले लिए। हिस्ट्री क्लासेस कब से शुरू होगा? हिस्ट्री की भी क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी सविता जी, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए और क्लास को शुरू करते हैं। मेरे भाई पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को ऊपर या नीचे उठाना या फिर सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना। मेरे भाई इस पूरे क्वेश्चंस में एक ही बात हमारा इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट है कि वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना। वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है मेरे भाई, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है और इसी कारण हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी वस्तु की बात करता है और कहता है कि मुक्त रूप से गिर रहा है, यानी कि स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिरता है, तो स्वतंत्र रूप से गिरने की जब कभी भी बात करता है, स्वतंत्र रूप से गिरने की अगर बात करता है, तो एक बात जान लीजिए मेरे भाई, ये फ्री फॉल केस में चला जाता है। इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा कैसा केस होगा, तो सीधा कहेंगे कि ये हमारा फ्री फॉल कंडीशंस का ये हमारा केस हो जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे ये हमारा फ्री फॉल कंडीशंस का ये केस हो जाएगा जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ऐसे में क्या होगा कि कोई भी वस्तु अगर मान लेते हैं कि फ्री फॉल अपने आप अगर गिर रहा है, तो मेरे भाई इसका प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, तो कहेंगे 0 हो जाएगा। और जब ये वस्तु गिर करके नीचे जब जमीन पर आएगी, जब यहां पर ये वस्तु गिर करके आएगी, वैसी परिस्थिति में आप ध्यान रखेंगे जब वस्तु गिर करके यहां पर पहुंचेगी तो हम सीधा कहेंगे मेरे भाई कि वो सीधा रेखा में गिरेगा। क्योंकि मेरे भाई जब कोई भी वस्तु फ्री फॉल हो जाता है तो वो सीधा नीचे गति करता है, सीधा नीचे गति करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये एक हमारा सीधी रेखा में गति करेगा। फ्री फॉल केस में मेरे भाई कैसे रेखा में गति करेगा, तो कहेंगे ये हमारा सीधी रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। और जब सीधी रेखा में गति करता है इसी को हम लोग लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो लीनियर मोशन कहते हैं। और दूसरा वे में इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशंस भी कहेंगे, चलेगा। तो यहां पर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशंस की बात करते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो यहां पर राइट हो जाएगा। इसलिए आंसर करेंगे हमारा कौन सा गति होगा, सरल रेखिक गति होगा, जिसको रेक्टिलिनियर मोशंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। किसके कंपन विषम हार्मोनिक उत्पन्न उत्पन्न करते हैं? जैसे कि बांसुरी वगैरह जो बजाते हैं मेरे भाई, उसी में हमारा विषम और सम दोनों हार्मोनिक्स की उत्पत्ति हमारा होता है। लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गन पाइप मतलब बांसुरी बजाए होंगे ना, उस बांसुरी की हम बात करते हैं। सर टीजीटी साइंस का ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा सर? और 80 मार्क्स टेस्ट ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा सर, बताइए तो पटना आएंगे। हर्ष जी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आप कहाँ खोए हुए हैं? आपके 9-10 टीजीटी साइंस की क्लासेस चल रही है, 2-3 क्लासेस हुआ है, अभी इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है ऑफलाइन में, और साथ ही साथ टेस्ट की भी आगाज हो चुकी है। आज से टेस्ट भी आपका कल परसों से शुरू हो गई। ये तीसरा नंबर टेस्ट का सेशन आप देख पा रहे हैं। तो आप जहां कहीं भी आ जाइए और यहां से लगातार आप क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर अगर फ्री मोशंस नहीं होता, अगर फ्री मोशन नहीं होता तो ये जरूरी नहीं होता मेरे भाई कि सीधा ही वो गति करता। लेकिन कोई भी चीज अगर फ्री अपने आप अगर नीचे गिरता तो ग्रेविटी उसको खींचती है, और ग्रेविटी हमेशा नीचे सीधी रेखा में गति करा देती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
तो मेरे भाई यहां पर लेकिन विषम हार्मोनिक्स की जब कभी भी बात करेंगे कि विषम हार्मोनिक्स जो उत्पत्ति हमारा होता है वो कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना जैसे कि हमारा फ्रीक्वेंसी का जो अनुपात होना चाहिए वो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो अनुपात होता है 1:3 हो गया, या फिर हम कहेंगे इसी तरीके से अगर हम कहेंगे यहाँ पर हमारा 5 हो गया, अगर हम कहेंगे यहाँ पर हमारा 7 हो गया, इस रेशियो में अगर हमारा फ्रीक्वेंसी होता है तो उसको हम लोग विषम हार्मोनिक्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं बंद ऑर्गन पाइप की बात करते हैं और उसमें क्या भरा हुआ रहता है, तो एयर टाइट रहता है, तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई जो उसमें वाइब्रेशन होते हैं तो वहां जो फ्रीक्वेंसी हमारा बनकर के आता है वो हमारा विषम संख्या में होता है, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे है मानव नेत्र के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये आपको आंसर करके बताना है। रेटिना के परिधि पर शंकु को, मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने हैं तो मानव नेत्र के संबंध में आपको सही आंसर करके बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती है। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है, और नेत्र का जो लेंस होता है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है। मेरे भाई हमारे आंखों में जो लेंस होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, वो रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है। ये हमारी आंखों के लिए, मानव नेत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सटीक आंसर हमारा हो जाएगा, और आंसर करेंगे हम सी। जैसे कि हमारा ये जो आंख होता है मेरे भाई, कुछ इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा जो आई होता है, अगर इस आई को अगर देखना चाहेंगे तो कुछ आई हमारा इस तरीके का होता है, और इसी में हम लोग जानते हैं कि हमारे आंख का ये पीछे वाला हिस्सा होता है, और यहीं पर हमारा क्या होता है, लेंस लगा रहता है हमारी आंखों में, यहां पर लेंस होता है, सिलेरी मसल से जुड़ा होता है। और इस तरीके से मेरे भाई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, लेकिन इधर हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर रेटिना के नाम से हम लोग जानते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई भी प्रकाश की किरण अगर इस पर पड़ती है लेंस पर, जैसे प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ेगी मेरे भाई, सूर्य से आने वाली प्रकाश या बाहर से आने वाली प्रकाश जो हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो समानांतर जाके टकराती है, और इसके बाद ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस अपना काम कर देता है, और उत्तल लेंस क्या करता है, इसको ले जाकर के मेरे भाई यहाँ पर रेटिना पर मीट करा देता है। इस तरीके से ये कहाँ मीट करेगा, तो सीधा कहेंगे ये रेटिना पर जाकर किस तरीके से मिल जाता है, ऐसे हमारा कन्वर्ज करेगा और रेटिना पर जाकर के मिल जाता है, यहाँ इमेज बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे आंख का जो लेंस होता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है। ये कैसे लेंस है मेरे भाई, तो यहाँ जो लेंस आपका आंख में लगा हुआ है वो लेंस हमारा उत्तल लेंस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये रेटिना पर क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित कर देता है, ये काम इसके यहाँ पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई मानव नेत्र से रिलेटेड हमारा यही टर्म था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर श्रवण तंत्रिका की बात कर रहा है मेरे भाई, सुनने के तंत्रिका तुम्हारे कान से रिलेटेड है, इसलिए हम ये आंसर से नहीं करेंगे। रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती है, हम लोग कहेंगे एक ही ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना देखने को मिलती है ये कहां पर, तो हम लोगों को याद रखना मेरे भाई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना देखने को मिलती है जिससे हमें प्रेरित विद्युत धारा हमें प्राप्त होता है। तो मेरे भाई धारा जब भी प्राप्त होगा तो धारा प्रेरित धारा हमें प्राप्त होता है, और ध्यान रखना कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति के कारण ऐसा होता है, तो आंसर करेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर जो हमारा काम करता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं मेरे भाई मोटर, हम बात करते हैं किसका, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, हमारा जनरेटर वगैरह सब कुछ इसी पर हमारा काम करता है। 150 नंबर वाला सेट कब से शुरू होगा सर जी, डब्लू जी आपके एग्जाम के क्वेश्चन जो भी आपके सेट है वो शुरू हो गए हैं, सैटरडे संडे में आपके वो भी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का वह बीटा उत्सर्जक की बात करता है, रेडियोधर्मी समस्थानी कौन सा है मेरे भाई, यहां पर बीटा उत्सर्जक की बात कही जा रही है। आगे देखते हैं, बीटा उत्सर्जक की बात तो चलो छोड़ो, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, आगे इसका मेन फंक्शन है। कहता है कि नाभिक में एक प्रोटॉन की बात कही जा रही है, यानी कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन नाभिक का तिगुना हमारा भारी ड्यूटेरियम का 1.5 गुना हमारा प्राप्त होता है। तो मेरे भाई एक बात आप समझिएगा, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तुम कहेंगे एक प्रोटॉन की बात करता है, और कितने न्यूट्रॉन की बात करेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे अगर यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 3 में से 1 जाएगा, तो हम कहेंगे 2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको ट्राइटियम कहते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ट्राइटियम के नाम से हम लोग जानते हैं। और ट्राइटियम में मेरे भाई प्रोटॉनों की संख्या 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे मेरे भाई एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। जब एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर हमारा होगा तो इसमें तो नहीं होगा, प्रोटियम में भी नहीं होगा, तो हमारा किस में होगा, तो ट्राइटियम में होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे ट्राइटियम में ही ये पॉसिबिलिटी, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला है मेरे भाई कि कोई भी अशुद्ध धातु का अगर आप शोधन करते हैं, अशुद्ध धातु का अगर आप शोधन करते हैं तो सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला हमारा क्या होता है, कहेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वहां से हम लोग अशुद्धियों को अलग कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रिया में उर्वरक और प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई प्रशीतक का मतलब होता है कि हम रेफ्रिजरेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आप अमोनिया का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई अमोनिया जो हमारा होता है ये हमारा प्रशीतक होता है। पोटास प्रशीतक नहीं होता है, यूरिया प्रशीतक नहीं होता, अमोनिया हमारा प्रशीतक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अमोनिया जो हमारा होता है ये NH3 की हम बात करते थे, ये हमारा प्रशीतक होता है और हम कहते हैं इसको क्या, तो इसका नाम है मेरे भाई R17 के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन का कितना होगा, कहेंगे नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना, कहेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये हमारा 17 हो जाता है, इसलिए इसको R17 कहते हैं और ये हमारा प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा प्रशीतक होगा और इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा रेफ्रिजरेंट्स कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर था, इसमें और दिमाग लगाना नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आंसर करेंगे। चूंकि यहाँ पर प्रशीतक का टर्म दे रखा है तो प्रशीतक कभी भी पोटास यूज नहीं होता, कभी यूरिया नहीं होता है, अमोनिया यूज करते हैं और उसी को R17 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते थे, ये भी एक प्रशीतक हमारा होता है। कार्बन का 12 और ये कितना, तो कहेंगे हमारा 16, 12 कितना, तो कहेंगे हमारा कितना हो जाएगा, कहेंगे 32, 12 कितना, तो कहेंगे ये हमारा 44 होता है, ये 44 होता है। इसलिए मेरे भाई एक हमारा और प्रशीतक होता है जिसको R44 कहते हैं। तो ये भी प्रशीतक हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा गैस जो था प्रशीतक के रूप में यूज होता है। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई अल्फा कण की बात करते हैं। तो एक अल्फा कण अगर निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या में 4 घटता है मेरे भाई। तो वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे अल्फा कण किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कहेंगे हीलियम के साथ हमारा बॉन्डिंग कर। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि उसकी पहचान कीजिए जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ। मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप अगर OH होता तो हमारा एल्कोहल कहलाता। एक लाइन में कहानी खत्म है। और कीटोन की अगर हम बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड O जो हमारा होता है ये हमारा कीटोन होता है। इधर हमारा क्या होगा, तो अल्काइल ग्रुप हमारा लगा रहता है, इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। ये कीटोन का क्या कहेंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है। इसी तरीके से एल्कोहल की बात करते हैं तो OH अगर हमारा लगा हुआ रहता है इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है। इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया है कि अर्धद्रव्य प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन का पार्श्व संचलन को सक्षम बनाने के लिए हमारा जो मेरे भाई यहाँ पर मॉडल दिया था, द्रव मौजेक मॉडल दिया गया था। ये कौन सा मॉडल था, तो मेरे भाई द्रव मौजेक मॉडल दिया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है जिस साइंटिस्ट ने इस मॉडल को दिया है उस साइंटिस्ट के जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। और उस साइंटिस्ट के नाम मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसका नाम है सिंजर एंड निकोलसन की हम बात करते हैं। तो ये जो मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा, तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा सिंजर एंड निकोलसन की हम बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। सिंजर एंड निकोलसन ने क्या था, हम कहेंगे यहां पर हमारा द्रव मौजेक मॉडल दिया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे मेरे भाई BPSC शिक्षक भर्ती जो इंजेक्शन बैच हमारा चल रहा है और ये इंजेक्शन बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको मिलना है। इसमें साइंस की आप 6 to 8, 9, 10 के अगर आप स्टूडेंट है तो इसमें आपको प्रॉपर थ्योरी कराई जाएगी। आप यहां से कर करके मेरे भाई क्या कर सकते हैं, अपने साइंस की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज कराए जाएंगे। और अगर थ्योरी थोड़ा भी वीक है तो यहां से मजबूत हो जाएगा। खास करके मेरे भाई उन चैप्टर को हम मजबूत करेंगे जो चैप्टर आपका ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। एक केंद्रक झिल्ली के साथ तो हमारा सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिका को के रूप में हम लोग जानते हैं, उसको क्या कहेंगे मेरे भाई। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर केंद्रक झिल्ली की हम बात करते हैं और ये यहां पर बोल भी दिया है कि एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली जो कोशिका होती है मेरे भाई, जिसमें सुव्यवस्थित केंद्र का वेल डिफाइंड हमारा केंद्रक होता है, हमारा यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार जान चुके हैं। तो एक लाइन में कहेंगे हमारा यूकैरियोटिक कोशिका होता है। इसी में हम कहते हैं कि हमारा सुव्यवस्थित केंद्रक हमारा होता है। और आंसर करेंगे हमारा प्रोकैरियोटिक में हमारा क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा संयोजन हमारा सुमेलित नहीं, आपको यह बताना है मेरे भाई कौन सा मिलान हमारा सही नहीं है। तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, नाम से पता चलता है यूरोको लिखा हुआ है, यहां पर अमोनिया से रिलेटेड हमारा टर्म दे रखा है। एक बात आप ध्यान रखें मेरे भाई, जितने भी स्थलीय स्तनधारी होते हैं, इस स्थलीय स्तनधारी का जो उत्सर्जी पदार्थ हमारा होता है हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, उर्कोटेलिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
तो ये क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा है तो आप सीधा कहेंगे कि अगर ये मान लेते हैं यूरिया का, अगर मान लेते हैं क्या करता है, तो कहेंगे यूरिया का अगर उत्सर्जन करता है, यूरिया का अगर उत्सर्जन करता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे उसको उर्कोटेलिक स्थलीय स्तनधारी में हमारा होता है। और अमोनिया टेलेटिक की अगर बात करते हैं तो ये मेरे भाई यहाँ पर मछली की बात करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो मछली होती है इसका उत्सर्जी पदार्थ हमारा अमोनिया होता है। यहाँ पर ये किसका उत्सर्जन करता है, तो सीधा सीधा कहेंगे ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अमोनिया का ये उत्सर्जन करता है, एक लाइन में इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये चीज हमारा जलीय जंतु में बहुत सारे जीव आते हैं, इसलिए ये नहीं होगा और इसी को आंसर करेंगे। बाद में कि ये दोनों हमारे मिलान सही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के जननांग में सही और युग्म को दर्शाता है। मेरे भाई आपसे बोला गया कि कौन से पुष्प के जननांग में सही युग्म को दर्शाता है। एक बात बताइए मेरे भाई, पुंकेसर और स्त्री केसर की बात करते हैं, चूंकि यहां पर आपको जननांग की बात करता है, इसका मतलब मेरे भाई पेड़ की बात करता है, तो हम कहेंगे ये मेल पार्ट है और ये यहां पर फीमेल पार्ट है, और ये दोनों के हमारे क्या, तो कहेंगे फूल के पार्ट होते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां पर करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर फीमेल पार्ट होता है। बाद बाकी ये सब तो हमारा यहां पर ऐसा ही होता है, लेकिन हम कहेंगे ये दोनों मेल और फीमेल पार्ट का यहां पर कॉम्बिनेशन है, आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं मेरे भाई, सेंट्रोमियर के स्थान पर आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र हमारा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई हम लोगों को ध्यान रखना है कि टीलोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है, लेकिन मेरे भाई किसी में भी याद रखना कि लोफोसेंट्रिक नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नहीं होगा तो यही हमारा आंसर होता है। अगर हम लोग यहां पर क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना ये सेंट्रोमियर है, और इसी से ऐसे करके अगर जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो कहेंगे यहां पर टीलोसेंट्रिक कहलाता है। और इसी में अगर हम ऐसा अगर देख लेते हैं मेरे भाई, इस तरीके से मान लेते हैं, यहां पर हम बात करते हैं मेरे भाई कैसा होगा, तो हम कहेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से अगर हमारा होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस तरीके से अगर हमारा होगा तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर भी हमारा यहां पर सेंट्रोमियर बनता है, ये वाला सेंट्रोमियर होता है, ये वाला सेंट्रोमियर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा यहां पर सेंट्रोमियर होता है, जो बीच में जोड़ने वाला पॉइंट्स होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। बाद बाकी मेरे भाई ये हमारा क्या है, तो कहेंगे इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो कहेंगे इसी को हम लोग यहां पर मेटासेंट्रिक के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा यहां पर मेटासेंट्रिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका मेटासेंट्रिक होता है। एक मेरे भाई क्या होगा, तो एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या, इसमें दोनों बराबर होता है, और एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा मेरे भाई, तो इस तरीके से हम कहेंगे यहां पर हमारा जो बनता है एक्रोसेंट्रिक्स में ये हमारा इस तरीके से बड़ा बनेगा ऐसे करके, तो यहां पर हमारा यहां पर सेंट्रोमियर होता है, इसको हम लोग एक्रोसेंट्रिक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या कहेंगे यहां पर सीधा सीधा इसको एक्रोसेंट्रिक हम लोग यहां पर कहते हैं, लेकिन लोफोसेंट्रिक कोई टर्म नहीं होता, इसलिए मेरे भाई ये फर्जी दे रखा है। तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गुणसूत्र से रिलेटेड हमारा ये नहीं है। बाद बाकी ये सब हमारे गुणसूत्र से रिलेटेड होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं मेरे भाई, यहां पर निम्नलिखित में से एक्स लिंक की बात कही गई है, यानी एक्स क्रोमोसोम की बात कही गई है। अगर एक्स क्रोमोसोम हमारा रेसेसिव ऑर्डर का अगर हमारा है, जो फंक्शन प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर के कमी के कारण हमारा होता है, तो मेरे भाई ये हमारा वंशागत होता है। तो हम लोग जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग में जब वंशागत की बात करता है तो हम लोग सीधा सीधा कहते हैं कि हमारा हीमोफीलिया हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, या सिकल सिनेमिया हो सकता है। तो मेरे भाई यही हमारा होगा वंशागत, अगर बोल दिया है इसमें तो सोचना क्या है, और ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड हम कह रहे हैं तो हीमोफीलिया के साथ जाएंगे, इसमें दूसरा कुछ सोचेंगे ही नहीं। तो यहां पर हीमोफीलिया की बात करेंगे हम लोग, यहां पर सीधा सीधा आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि गेहूं की बात करते हैं, जौ की बात करते हैं, राई की बात करते हैं। ऐसे कुछ अनाज मेरे भाई प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है, जाहिर सी बात है, और इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो कि एक बाइंडर की तरह काम करता है। बाइंडर का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जैसे अगरबत्ती के ऊपर में देखिएगा काला काला जो परत चढ़ा हुआ रहता है, उसको वो चिपका करके जो रखता है, उसको बांध करके जो रखता है, उसको हम लोग बाइंडर कहते हैं। जैसे फेविकॉल से आप किसी चीज को चिपका देते हैं तो वो फेविकॉल बाइंडर कहलाता है। वैसे ही मेरे भाई हम लोग को ध्यान रखना है, गेहूं रोजाई वगैरह के अंदर क्या होता है, कहेंगे गेहूं की बात करेंगे, जौ की बात करेंगे, राई की बात करेंगे, इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्या करता है, उसको बांध करके रखता है। देखिएगा मेरे भाई, गेहूं की जो रोटी होती है आप देखिएगा पतला पतला निकल जाता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो उसको बाइंड करके रखता है, बाइंडर का काम करता है।
तो आपसे ये पूछा गया है, बताइए कौन सा प्रोटीन हमारा ऐसा होता है जो कि बाइंडर का काम करता है, तो आप सीधा सीधा मेरे भाई कहेंगे वो ग्लूटेन प्रोटीन होता है। ये हमारा किस में, तो कहेंगे गेहूं में होगा, जौ में होगा मेरे भाई, और साथ ही साथ कहेंगे राई में हमारा मौजूद, राई में सबसे अधिक मात्रा में हमारा ये प्रोटीन होता है, इसको ग्लूटेन प्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना सर। फुल टीजीटी साइंस फुल टेस्ट आपका मेरे भाई वो भी आपका सैटरडे संडे से स्टार्ट हो जाएगा। बात बाकी अभी आपका साइंस का 40 क्वेश्चन का पर डे टेस्ट होता है, इस टेस्ट से आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, गौरी जी हमने बता दिया कि ऑफलाइन टेस्ट भी स्टार्ट हो गया, ऑफलाइन की क्लासेस भी स्टार्ट हो गए, दोनों चीज आपका स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप जहां कहीं भी यहां आकर के क्लास कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, कहता है कि कौन सा अपराध को सरल अकार्बनिक पदार्थ की बात करता है। मेरे भाई सरल अकार्बनिक पदार्थ में निम्नलिखित कर सकता है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो फंगल एंजाइम्स हमारा होता है या बैक्टीरियल एंजाइम्स जो होता है हमारा क्या करता है, तो कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ को हमारा तोड़ने का काम करता है। तो मेरे भाई अकार्बनिक पदार्थ को अगर तोड़ने का अगर काम करता है, अगर इसको तोड़ने का अगर कोई काम करता है, इसको तोड़ने का अगर कार्य अगर कोई करता है, इसको तोड़ने का अगर कोई कार्य करता है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा, कहेंगे बैक्टीरियल एवं फंगल एंजाइम्स की हम बात करेंगे। यहां पर बैक्टीरियल एंड हम लोग फंगल एंजाइम्स की हम बात करेंगे, ये बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स की हम बात करेंगे। यही क्या करता है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है, इसलिए मेरे भाई हम कहेंगे कवकीय एंजाइम्स हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, लोह चूर्ण और तनु हाइड्रोलिक अम्ल की बात करते हैं। तो मेरे भाई आयरन का पाउडर हमारा है और किसके साथ, तो HCl के साथ रिएक्शन करता है। कोई भी धातु मेरे भाई जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये बात आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। तो अगर धातु अगर मान लेते कोई भी धातु अगर हमारा किसके साथ, एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ही करेगा, और यहां पर FeCl2 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ हम कहेंगे यहां पर हमारा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। अगर बैलेंस करना होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंप्लीट रूप से हमारा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। यहां से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस की हम बात करते हैं, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर कोई भी धातु की हम बात करते हैं, अगर ये धातु मान लेते हैं कि अम्ल के साथ अगर प्रतिक्रिया करता है, तो एक बात तो मेरे भाई किसी भी सूरत में याद रखना है आपको कि इससे हमारा कौन सा गैस बाहर निकलेगा, कहेंगे हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मेरे भाई आयरन के क्लोराइड बन गए और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकला, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन के क्लोराइड हमारे बनते हैं, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर A करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण की बात करता है। मेरे भाई अम्लीय लवण की अगर बात करता है, यहां पर पोटेशियम साइनाइड की हम बात करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारे लिए यहां पर पोटेशियम साइनाइड की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर पोटेशियम साइनाइड की हम बात कर रहे हैं, और पोटेशियम जो साइनाइड हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर क्षारीय लवण के कैटेगरी में आता है, इसको हम लोग क्षारीय लवण कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर सीधा सीधा हम लोग कहेंगे कि हमारा उदासीनीकरण लवण होता है, यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि ये हमारे मेरे भाई ये उदासीन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। न क्षारीय होगा न ये अम्लीय होता, चूंकि इसका पीएच लेवल जो होता है ये मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे इसका पीएच लेवल जो होता है ये 7 के आसपास होता है। लेकिन अगर हम लोग Na2SO4 की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा अम्लीय लवण कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा अम्लीय लवण होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, इस बात को आप जान लीजिए कि जब कभी भी अम्लीय लवण की हम बात करेंगे तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, हम कहेंगे NaCl की हम बात करते हैं। अगर इनका रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, अगर इनका रिएक्शन मेरे भाई यहां पर NaCl नहीं बोलिए, आप यहां पर NaOH बोलिए, इसका रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ अगर हो जाता है तो ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, और ये भी प्रबल क्षार हमारा होता है। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, प्रबल और अम्ल और प्रबल क्षार जब कभी भी मिलता है तो ये जाहिर सी बात है लवण और जल का निर्माण करता है। तो Na2SO4 हमारा लवण के रूप में होगा, और यहां से हमारा जल की भी मात्रा निकलती है, तो ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल होता है मेरे भाई। तो हम कहते हैं कि यहां पर लवण और जल का निर्माण होता है। ये बात कई बार मैंने आपको बता रखा है कि लवण और जल का जो निर्माण हमारा होता है वो कब होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हम प्रबल क्षार की बात कर रहे हैं, और यहां पर ये हमारा प्रबल अम्ल होता है। और जब कभी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलता है, रिएक्शन करेगा, तो लवण और जल ही प्राप्त होगा। तो ये क्लियर है मेरे भाई कि हमारा यहां पर क्या होगा, कहेंगे लवण
लवण होगा, लेकिन ये अम्लीय होगा कि हमारा क्षारीय होगा? तो मेरे भाई मैं कहना चाहता हूं इसका पीएच मान और इसके पीएच मान को अगर देखिएगा तो ये हमारा मेरे भाई उस कैटेगरी में क्या होता है, कहेंगे H2SO4 हमारा हाईली एसिडिक होता है एज कंपेयर टू, इसकी तुलना में अगर हम बात करते हैं ये हमारा ये प्रबल क्षार होता है, लेकिन मेरे भाई ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कुछ H+ आयन हमारे बच जाते हैं, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है तो ये अम्लीय लवण का निर्माण कर देता है। तो ये लवण नहीं है, ये जो लवण है मेरे भाई ये लवण नहीं है, यहां पर अम्लीय लवण हमें प्राप्त होता है, तो ये हमारा अम्लीय लवण होता है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अम्लीय लवण अगर हमारा होगा तो हम कहेंगे सीधा सीधा सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित मेरे भाई यहां पर नहीं करता है? एक बात बताइए मेरे भाई, यहां पर कह रहा है कि कौन सी धातु जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। अगर अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित अगर नहीं करता, इसका मतलब मेरे भाई हाइड्रोजन से वो कम रिएक्टिव होगा, तभी वो हाइड्रोजन को हटा नहीं पा रहा है। अगर कोई हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो मेरे भाई हाइड्रोजन से अगर कम रिएक्टिव अगर हमारा कोई होता तो कहेंगे हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव होता है वो हमारा कौन होगा? तो हम यहां पर किसकी बात करेंगे? तो हम यहां पर सोना चांदी वगैरह की बात करते हैं मेरे भाई। हम किसकी बात करेंगे? तो हम कहेंगे यहां पर हमारा कॉपर भी इसमें शामिल है, इसमें हमारा सोना भी शामिल है, इसमें मेरे भाई हम कहेंगे कॉपर तो हमारा शामिल होगा ही होगा। इसके बाद हम कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर इस तरीके से हम कहेंगे यहां पर हमारा सोना भी होगा, चांदी भी मेरे भाई होगा, और साथ ही साथ हम कहेंगे हमारा प्लेटिनम भी हमारा होगा। तो ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। ये कैसा है? तो कहेंगे यहां पर हमारा ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और कोई भी लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि कोई भी लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेरे भाई इसको हटा नहीं सकता है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव हमारा होगा। तो इसमें से देखिएगा मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये दोनों तो हटा ही देगा। लेकिन कॉपर की बात करते हैं मेरे भाई तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर हमारा इससे कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की तुलना में क्या होगा मेरे भाई? तो हम लोग सीधा सीधा कहते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक हमारे होते हैं और कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की तुलना में क्या होगा? तो कार्बनिक यौगिक हमारा अपेक्षाकृत कम क्वथनांक और गलनांक रखता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला यहां पर स्ट्रिप्सिन्स की एंजाइम्स की बात करते हैं मेरे भाई। इसी का दूसरा नाम हमारा क्या होता है? कहेंगे यहां पर इसी का अदर नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम लोग लाइपेज एंजाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसा एंजाइम होगा? तो कहेंगे इसी को हम लोग यहां पर लाइपेज एंजाइम करते हैं। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है? कहेंगे यहां पर वसा का पाचन करता है। यही क्या करता? कहेंगे यहां पर वसा का पाचन करता है। और इस तरीके से मेरे भाई हम कह सकते हैं कि यहां पर वसा का पाचन करने में हमारा स्ट्रिप्सिन्स एंजाइम काम करता है, और उसी स्ट्रिप्सिन्स एंजाइम का जो दूसरा नाम हमारा होता है वो लाइपेज एंजाइम होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रोटीन को पाचन करने वाला हमारा यहां पर ट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन एंजाइम होता है, और स्टार्च को पाचन करने वाला एमाइलेज एंजाइम होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 9-10 अगर किसी का टीजीटी साइंस है, 9-10 टीजीटी साइंस है, तो वो इस बैच से जुड़ेंगे और इनकी तैयारी मेरे भाई यहां से पूरी की पूरी अच्छी होगी। आप यहां से जुड़ करके अपने साइंस के पोर्शंस को इंप्रूव करिए। ये टीजीटी साइंस के लिए मेरे भाई स्पेशल क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 9-10 के लिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि फुसफुस कोशिका की अगर बात करते हैं उसमें भी कि जाल जो होता है, इसका जो जाल होता है वो फेफड़े में होता है मेरे भाई। फेफड़े के अंदर जो जाल जैसा संरचना बना हुआ रहता है, जो कि पतली पतली वेन जैसी होती है मेरे भाई, वो कहां पर होता है? कहेंगे वो हमारा हम लोग एल्वुलाई पर देखते हैं, और उसी एल्वुलाई पर गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलता है, चूंकि ये फेफड़ा का मेन काम ही होता है। तो मेरे भाई हम लोग सीधा सीधा कहेंगे यहां पर ये दोनों तो हमारा नहीं होगा, हम लोग सीधा वायु कोष के साथ जाएंगे। और इसी वायु कोष की अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? तो यहां पर कूपिका के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी वायु कोष की अगर बात करते हैं तो फेफड़े की किस संरचना के कारण हम कहते हैं ऐसा होता है? कहेंगे यहां पर जाल जैसी संरचना हमारा वायु कोष कहलाती है, और इसी में गैस एक्सचेंज होता है। अगला कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिका की अगर बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर अगर हम WBC की अगर हम बात करते हैं तो आप बताइए कि WBC में S की जो आकृति होती है वो किसका होगा? तो कहेंगे बेसोफिल्स का होगा। इस तरीके से मेरे भाई आकृति भी पूछता है, WBC का, RBC का, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से हेनले लूप का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो मेरे भाई हेनले लूप का हिस्सा कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो हेनले लूप जो हमारा होता है ये कहां पर होता है? कहेंगे ये हमारे
किडनी का पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कहां पर होता है? कहेंगे किडनी का पार्ट होता है। और किडनी के नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसी नेफ्रॉन में हमारा क्या होता है? कहेंगे यहां पर हेनले लूप होता है। और इसी नेफ्रॉन के अंदर मेरे भाई क्या होता है? कहेंगे यहां पर हेनले लूप की हम बात करते हैं, इसी में हमारा क्या होता है? कहेंगे यहां पर HENLEY हेनले लूप हमारा होता है। और ये हेनले लूप मेरे भाई दो पार्ट्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हमारा असेंडिंग होगा, एक हमारा डिसेंडिंग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक हमारा असेंडिंग होगा, दूसरा हमारा कैसा होगा? तो कहेंगे यहां पर डिसेंडिंग होगा। तो एक असेंडिंग दूसरा डिसेंडिंग होता है। इसका मतलब मेरे भाई असेंडिंग तो होगा ही होगा, डिसेंडिंग भी होगा, ये नहीं होता है। जो नहीं होता है वही आंसर करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा ही वही गया, उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। ये हमारे कहेंगे नेफ्रॉन का ये पार्ट हमारा होता है, ये दोनों ही सिर्फ हमारा होता है, जिसको हम लोग कहेंगे आरोही नलिका और अवरोही नलिका के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि नर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्ट्रोन हार्मोन की बात करते हैं, ये स्रावित करता है मेरे भाई। कोई भी मेल हार्मोन की अगर बात करते हैं, उसका सिक्रेशन जो होता है वो कहां से होगा? तो यहां पर इंटरस्टिशियल सेल की बात कर रहा है। ए और बी यहां पर मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस में लगता है कि मिस्टेक आपको दे रखा है। ए और लीडिंग सेल, ए और सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा मेरे भाई। ये ए और बी तो यहां नहीं होगा, ए और ए भी सही है और सी भी सही होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक आप लगाएंगे। लीडिंग सेल जो मेरे भाई होता है, ये हमारे मेल में ही होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो लीडिंग सेल हमारा होता है उसका काम क्या होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जो लीडिंग सेल होता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है, हमारा सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि वहीं पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। अलैंगिक जनन अगर मुकुलन विधि द्वारा होगा तो मेरे भाई मुकुलन किस में होगा? ईस्ट में होगा, नहीं तो हाइड्रा में होगा। एक लाइन में कहानी सिंपल है। अमीबा में हमारा बाइनरी विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में हम लोग जानते हैं मेरे भाई बहु विखंडन हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण में, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका यहां पर कह रहा है कि किस दर्पण की बात करते हैं और किस दर्पण में प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु को रख दिया जाए तो परावर्तन नहीं होता है। मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर एक दर्पण की हम बात करते हैं, जिस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। और उत्तल दर्पण की आकृति कुछ ऐसी होती है, और हम कहेंगे सीधा सीधा कि ये हमारा प्रधान अक्ष होगा और यहां पर पोल होगा, इधर हमारा सेंटर होगा। सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस यहां पर होगा। अगर मेरे भाई इस बात को समझिएगा, यहां पर बोल रहा है कि यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु को रख दी जाए तो मेरे भाई एक बात बताइए कि उत्तल दर्पण में दो केसेस बनता है। अगर वस्तु को यहां रखोगे तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। अगर वस्तु को अनंत और पोल के बीच में कहीं भी तुम रखोगे, कहीं भी रखोगे, अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब यहां बनेगा, नहीं तो यहां पर है बनेगा। ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई हम क्या करते हैं, तो जहां प्रतिबिंब बनता है वहां अगर वस्तु को रख के देखेंगे तो इस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्योंकि अगर वस्तु मेरे भाई राइट साइड में रहेगा तो जिधर पेंट किया हुआ उधर रहेगा, तो हम कहेंगे जहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कहेंगे इमेज का फॉर्मेशन हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा उत्तल दर्पण में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, दे रखा है बताइए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको पता होगा मेरे भाई कि यहां पर हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को ऊपर रखते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो हमारा ऊपर होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो किधर होगी? तो ऊपर होती है। और माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्यम में जो भी प्रकाश की चाल होगी उससे डिवाइड कर देते हैं। यहां पर डिवाइड कर दीजिए, रेशियो कर दीजिए, आपको यहां पर अपवर्तनांक निकल जाएगा। इसकी वैल्यू डिफाइंड होती है, इतना ही लेना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लेना है। और माध्यम में आपको जो चेक कर रहा है वो कितना दे रखा है? तो डेढ़ दे रखा है, यानी कि ये आपको 1.5 गुना में 10 की पावर आपका 8 दे रखा है। ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा मेरे 1.5 दूना 3, यानी कि यहां पर आप सीधा कह सकते हैं अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 2 हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में आपका दे रखा है तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा कहीं ना कहीं यहां पर राइट आंसर हमारे लिए हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाँ, कल से सारी क्लासेस चलेगी सौम्या जी, कल से सारी क्लासेस चलेगी। आज किसी कारण बस आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, क्योंकि एएलपी का जो क्वेश्चंस आपका एएलपी का आंसर की आया था, जिसके लगातार डिस्कशन हुए हैं, इसीलिए आपकी क्लासेस को हम नहीं ले पाए थे। लेकिन कल से आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चलनी है। आगे बात करते हैं, यदि लेंस की तलों की वक्रता त्रिज्या समान होती है मेरे भाई, यदि लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या समान होती है तो लेंस का मध्य बिंदु क्या होता है? मेरे भाई लेंस का मध्य बिंदु क्या होता है आप ही बताइए। चाहे कोई भी लेंस आप ले लीजिए, मान लेते कि ये लेंस है और इस लेंस का जो मध्य बिंदु हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। इस बात को ध्यान रखें। इसी को हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये कैसा केंद्र होगा? तो इसी को हम लोग यहां पर प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, और यही ऑप्टिकल सेंटर होता है, और यही हमारा क्या होगा कि यहां पर मध्य बिंदु के नाम से हमारा जाना जाता है। इसी को हम मध्य बिंदु भी कहते हैं।
तो सीधी सी बात है मेरे भाई, लेंस का वो प्रकाशीय केंद्र हमारा कहता है, चूंकि मध्य बिंदु की बात कर रहा है, आपको जो लेंस लेना है वो लेंस ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी मेरे भाई वही कहानी है और यहां पर भी वही कहानी, एक लाइन में कहानी खत्म। क्योंकि आपको इधर उधर नहीं भटकना, सीधा लेंस का मध्य बिंदु को ढूंढना है। तो मध्य बिंदु हमारा यही होता है, यहीं से कोई भी दूरी हम मापते हैं। पुतली का जो आकार होता है वो छोटा होगा कि मेरे भाई बड़ा होगा, वो डिसाइड कौन करता है? वो आयरिस डिसाइड करता है। आयरिस जो होता है मेरे भाई, ये 3 कलर में मौजूद होता है। ये हमारा ब्लू होता है, ये हमारा कैसा होता है तो कहेंगे यहाँ पर ब्लैक होता है, और ये कैसा होता है मेरे भाई तो हम कहेंगे यहाँ पर ब्राउन होता है। और अगर ब्लू ब्लैक ब्राउन हमारा तीनों कलर का होता है तो साथ ही साथ हम कहते हैं ये प्रकाश की तीव्रता को भी कंट्रोल करता है, ध्यान रखना। तो प्रकाश की अगर तीव्रता को कोई कंट्रोल करता, प्रकाश की तीव्रता को अगर कोई कंट्रोल करता, तो एक लाइन में आप सीधा कहेंगे वो कंट्रोल हमारा आयरिस ही करता है, जो हमारी आंखों की बाहरी परत की हम बात, आंखों में हमारा ये आयरिस हमारा पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यही क्या करता है, पुतली के साइज को बढ़ाता है या छोटा करता है। लेकिन मेरे भाई पुतली जो होता है ये प्रकाश के मार्ग की दिशा देता है, प्रकाश को रास्ता देता है, लेकिन पुतली केवल और केवल ब्लैक कलर का होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, पीला रंग, बैगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग में बताइए किसका तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है। हम लोग मेरे भाई स्पेक्ट्रम का ये ऑर्डर जानते हैं, VIB GYOR हमारा होता है। इसमें लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है हमारा मैक्स होता है, और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है ये हमारा मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछा गया, इसमें लाल रंग अगर दे रखा है तो इसमें उसको सोचना ही नहीं है, एक लाइन में कहानी करेंगे, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी परिपथ का विभवांतर एवं धारा दोनों को मान करके पहले की तुलना में आधा कर दिया जाए, इसका मतलब है मेरे भाई रेजिस्टेंस क्या करता है, R=V/I कहेंगे। और ऐसे में वोल्टेज को कह रहा है कि कितना कर देना है, तो विभवांतर को मेरे भाई आधा कर देना है। और करंट को कितना करंट कहेंगे, करंट को भी यहां पर मेरे भाई आधा कह रहा है करने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो V/2, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो हमारा I यहां पर हमारा 2 हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, हम कहेंगे V/I हो जाएगा। फिर भी मेरे भाई रेजिस्टेंस हमारा इतना ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I होता है। और अगर आप बदल भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बदलिएगा भी तो मेरे भाई इस तरीके से हम कहते हैं कि उतना ही हमारा आ रहा है, यानी R' हमारा कितने के बराबर कहेंगे, यहां पर R के बराबर, इस तरीके से हम कह सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि R का मान V/I है। तो ये अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों हमारा आधा हो रहा है, इसलिए वो कट जाएगा और कहते हैं V/I भी हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसी विद्युत हीटर का सामर्थ्य इतना किलोवाट है, 20 मिनट का उपयोग तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा। तो मेरे भाई H= हम लोग क्या करेंगे यहां पर, तो यहां पर आपसे पावर की बात कही गई है, किलोवाट का मतलब पावर की बात कही गई है, और पावर इक्वल टू हमारा क्या होता है यहां पर VI होता है, इस हिसाब से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई ऐसा हम लोग कर सकते हैं इसमें कि H= हमारा क्या होता है, VIT भी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो यहां पर उष्मा होता है मेरे भाई, आप जानते होंगे H=I² होता है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना उष्मा होगा, तो वोल्टेज हमें पता चल गया। अब वोल्टेज पता नहीं है तो पूरा का पूरा पावर को बैठा दीजिए, 0.5 किलोवाट बोला है तो किलो का मतलब यहां पर इतना होगा, और इतना वाट कहने का मतलब इतना जूल पर सेकंड की हम बात करेंगे। टाइम जो दे रखा है मेरे भाई यहां पर 20 मिनट की बात करता है, और 20 मिनट को सेकंड में बदलना होगा, तो 20 गुना में हमें यहां पर 60 करना पड़ेगा, और 20 गुना में अगर हम 60 कर देते हैं तो इतना हमारा सेकंड होगा, सेकंड से सेकंड हमारा कट जाएगा, जो कुछ भी आएगा यहां पर जूल में आएगा। दशमलव को अगर यहां से उड़ाएंगे तो 1 0 हमारा चला जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे हमारा 5 दूनी 10 यानी कि 600, हम लोग सीधा कहेंगे मेरे भाई 600 गुना में 10 के पावर 3 इतना जूल हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में 2 0 को इधर अगर भेज देते हैं तो 6 गुना में 10 के पावर 5 हमारा जूल हो जाएगा, जो उष्मा डेवलप करेगा हमारा इतना करेगा। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चंस बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस मेरे भाई ऐसे बनाया जाता है, जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से हमको काम करना होता है। ये बैच तो मेरे भाई आप वो समझिए कि ये वो बैच है जिस बैच से मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन 6 to 8 में भी हुआ, 9 10th में भी यहीं से आप देखिएगा मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन होगा। और नियुक्ति बैच समझिए कि जान है, अगर आप नियुक्ति बैच को करते हैं तो वो मेरे द्वारा क्वेश्चन सेट किए हुए क्वेश्चंस को करते हैं, और मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अगर कीजिएगा तो हम वैसे ही क्वेश्चंस को डालते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। इतना बार हम करा देंगे कि आप समझ लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपका सबसे ऊपर लेवल में रहेगा। और अगर मेरे भाई अगर देखिएगा मैक्सिमम स्कोर अगर कभी भी देखिएगा पेपर में, तो आपको साइंस में ही सबसे अधिक नंबर आएगा, क्योंकि ये नियुक्ति बैच आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। चाहे आप मेरे भाई 6 to 8 की तैयारी करते हैं, 9 10th की तैयारी करते हैं, आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर साइंस की जरूरत है तो आप इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पेपर हम डिजाइन किए हैं, और इससे जुड़ करके आप अपनी सफलता को एकदम प्रॉपर सुनिश्चित कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना।
आगे चलते हैं, सेविंग ब्रश की बात करते हैं मेरे भाई। जब सेविंग लोग करता है तो सेविंग करने के बाद देखिएगा उसके जो बाल होते हैं, सेविंग ब्रश के बाल, वो आपस में जाकर के चिपक जाते हैं। वो किसके कारण होगा? तो सीधा कहेंगे मेरे भाई पृष्ठ तनाव के कारण होगा। एक लाइन में कहानी खत्म है। आगे चलते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की हम बात करते हैं। हम लोग जानते हैं मेरे भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की हम बात करते हैं। एक बात जान लीजिए मेरे भाई, फ्लेमिंग का जो नियम होता है, तो एक तो हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल की हम बात करते हैं, और दूसरा जो हमारा नियम होता है इसको फ्लेमिंग का हम राइट हैंड रूल की हम बात करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मेरे भाई फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करते हैं तो हम लोग राइट हैंड लेंगे, अपना दायां हाथ लेंगे, ये तीनों उंगली को निकालेंगे और इन तीनों उंगली को ऐसे सजा करके रखेंगे कि ये हमारा जो अंगूठा होता है ये कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर गति के डायरेक्शंस को बताता है, मोशन को बताता है। और दूसरा उंगली हमारा इधर आएगा जो कि फ्लक्स के डायरेक्शन को बताता है। तीसरा हमारा इधर आएगा जो कि मेरे भाई यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसको बताता कहेंगे? यहां पर इंड्यूस्ड करंट को बताता है, और इंड्यूस्ड करंट कह दीजिए या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट कहिए या इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दीजिए, इसी को हम प्रेरित धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जहां कहीं भी मेरे भाई प्रेरित धारा की बात करेगा तो आपको राइट हैंड रूल ही यूज करना है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग कहां पे? जनरेटर में करते हैं। इस तरीके से ध्यान रखना है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पे? तो मेरे भाई मोटर में करते हैं। याद रखिएगा ये हमारा मोटर में इस्तेमाल होता है, और ये हमारा कहां? तो हम कहते हैं यहां पर जनरेटर में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ध्यान रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। इसमें भी 3 गो उंगली हमारा होगा, लेकिन ये फोर्स को दिखाता अंगूठा, ये यहां पर गति को दिखाएगा, यहां पर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो ये वाला जो हमारा होता है इसको हम लोग फील्ड कहते हैं, और ये वाला जो होता है इसको हम लोग करंट कहते हैं। अगर मेरे भाई अगर आपसे यहां पर सीधा बोलेगा, अगर प्रेरित धारा बोलेगा तो राइट हैंड रूल के साथ जाएंगे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात कर रहे हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं प्राप्त होगा, और आप यहां पर सीधा कहेंगे तो मेरे भाई कैसे? तो कहेंगे इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं। यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, बाद बाकी मेरे भाई और सब यहां पर फर्जी इंफॉर्मेशन है। एक लाइन में कहानी सिंपल है। याद रखना ये तीनों के तीनों उंगली जो होता है, ये तीनों के तीनों जो आप देख रहे होंगे, ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल पर होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो किसको निर्धारित करता है? मेरे भाई जब भी रासायनिक गुण की बात आती है तो ये इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित होता है। अगर किसी भी तत्व की अगर बात करते हैं उसकी परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करता है? कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या पर परमाणु संख्या निर्धारित होता है। और अगर आपसे कहता है कि किसी की द्रव्यमान संख्या किस पर निर्धारित होगी तो आप सीधा कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित होती है। अगर किसी एलिमेंट का अगर केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर निर्धारित होती है? कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित होती है, क्योंकि मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसके स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को हम लोग उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रासायनिक गुण की अगर जब कभी भी निर्धारण करने की बात करेगा तो डायरेक्ट आप आंसर मारेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा यहां पर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेरे भाई यहां पर ग्रेमिनेसी जो कुल का पौधा हमारा होगा वो हमारा कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का ये सब हमारा क्या होता है? ग्रेमिनेसी फैमिली का पौधा होता है, लेकिन नारियल हमारा नहीं होगा। हम कहेंगे यही हमारा आंसर हो जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका नाम होता है मेरे भाई कोकस से रिलेटेड इसका टर्म है, नाम से ही लग रहा है। इसको हम लोग कोकस न्यूसीफेरा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल नाम होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग यहाँ पर कोकस न्यूसीफेरा के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कोकस न्यूसीफेरा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी नारियल का हमारा बायोलॉजिकल नाम होता है। वैसे बायोलॉजिकल नाम से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित होता है। मेरे भाई ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। कहता है कि वस्तु को कहां से कहां? तो वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर स्थानांतरित करते हैं तो जाहिर सी बात है पृथ्वी से अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो मेरे भाई जी का मान घटता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जी का मान पृथ्वी पर जी है, लेकिन चंद्रमा पर GY6 होता है। तो भार हमारा पृथ्वी पर mg होगा, तो हमारा वहां पर भार हमारा mg/6 हो जाएगा। तो मेरे भाई भार कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे यहां पर सीधा सीधा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव्यमान में बोला गया कहेंगे अपरिवर्तित होगा। इसीलिए मेरे भाई ज्यादा कुछ सोचना नहीं, आप आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के सामने एक बात ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, और जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो इसको आवर्त कहते हैं। ये हमारा आवर्त होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा बढ़ता है। याद रखना विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो ये भी मेरे भाई बढ़ेगा। आयनेशंस पोटेंशियल की बात करते हैं या आयनेशंस एनर्जी की बात करते हैं तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम लोग नीचे डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, यदि हम ग्रुप में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमारा यहां पर घटेगा, उधर बढ़ेगा तो इधर हमारा घटता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मान हमारा यहां पर घटेगा। आयनेशंस विभव, आयनेशंस एनर्जी का भी मान हमारा घटेगा।
तो मेरे भाई आपसे बोला गया वर्ग की बात कही गई है, वर्ग का मतलब ग्रुप होता है, तो ग्रुप में नीचे की ओर जाना है। जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का मान हमारा घटता है, यानी आपसे पूछा गया विद्युत ऋणात्मकता हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे यहां पर ये घटता है, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा एक यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से 40 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका यहीं पर एंड होता है, और मुझे लगता है मेरे भाई आप लोग लगातार अगर इस सेशन को किए होंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस यहां पर जाकर के कंप्लीट हो गया है। लेकिन मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं सभी लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। नियुक्ति बैच का दरवाजा खुला हुआ है, उसमें बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन करके हम आपको दे रहे हैं, तो वो आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, जिसमें 4000 क्वेश्चन तो हम कराएंगे, लेकिन उस 4000 क्वेश्चन से 15000 20000 क्वेश्चन तक हम पहुंचा देंगे, और ऐसे पहुंचा देंगे कि लगेगा हर कुछ मेरे दिमाग में हमें याद है। उस तरीके से हम आपको लेकर के चलेंगे, और मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन हमारे उस नियुक्ति बैच से ही होना होता है, और वहीं से होता भी है। अगर आपको लगता है कि डेली प्रैक्टिस भी करना तो आप डेली यहां पर प्रैक्टिस भी कीजिए, और साथ ही साथ मेरे भाई अगर किसी की थ्योरी बहुत वीक है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके लिए अवेलेबल है इंजेक्शन बैच, आप वहां से ले सकते हैं। और इंजेक्शन बैच की क्लासेस मेरे भाई अभी 1-2 क्लासेस हुई है, आप लगातार वहां से अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। थ्योरी मजबूत रहेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ। मेरे भाई मेरे साथ नियुक्ति बैच में अगर बेहतरीन तरीके से अगर मेहनत कर लीजिएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है कि साइंस में आपको 100% स्कोर करने से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, बशर्ते कि 2-3 काम जितना कहें करने के लिए उतना तुम कर लो। और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, तो मेरे से कहना कि सर आज वही किए तो मेरा रिजल्ट हुआ है, बस इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट हमारा कल होगा, और कल फिर हम लोग 9 बजे लाइव आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मन लगा करके पढ़िए, पूरे दिलो जान से मेहनत कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं, और लगातार मेरे भाई जितने भी हमारी टीम है वो सभी लोग काम करती है, और एक से एक अच्छे कंटेंट लेकर के आपके सामने आती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।